हो गया। क्या है, आज 25वां सेट है। हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आकाश खुश रहिए। आज 25वां सेट है। 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। 120 क्वेश्चन आज तक हो चुका है। आज जब सेशन समाप्त होगा तो 125 क्वेश्चन हो जाएंगे। पूरे पॉलिटी को कवर करने का प्रयास किया गया है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। पिछली लोकसभा में कोई लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं हुआ है अभी तक। उपाध्यक्ष को लेकर ही अध्यक्ष के निर्वाचन में गतिरोध भी उत्पन्न हुआ था, लेकिन सरकार नहीं झुकी। लगता है कि 18वीं लोकसभा भी बिना उपाध्यक्ष के ही गुजरेगी, ऐसा लग रहा है। शुरू से ही इस तरह की झलक मिल रही है, इसमें भी नहीं रहना है। 4 कथन है, सही का चुनाव करना है। लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष तय करेगा। अध्यक्ष को ही अधिकार है तिथि निर्धारित करने की, क्योंकि सभा की कार्यवाही का संचालन वही करता है, तो तिथि भी निर्धारित करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को ही होगा। तो ये तो सही है। दूसरा, यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से होगा या शासक दल से होगा। ऐसा कुछ नहीं है, है ना। एक परंपरा बनी हुई थी अभी तक कि अध्यक्ष का पद सत्ताधारी दल को और उपाध्यक्ष का पद मुख्य विपक्षी दल को प्राप्त होता रहा है। ये केवल एक परंपरा रही है। इस बात का कोई भी उल्लेख ना तो संविधान में है, न संसदीय नियमावली में है। बिहार में अभी देख लीजिए, अध्यक्ष भी सत्ताधारी दल से ही हैं और उपाध्यक्ष भी नरेंद्र नारायण यादव सत्ताधारी दल से ही आते हैं। ऐसा कोई प्रावधान संविधान से लेकर संसदीय नियमावली तक में नहीं है कि अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष को और उपाध्यक्ष का पद विरोधी दल को प्राप्त होगा। इसलिए ये कथन गलत हो जाता है ना, सही नहीं है। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे अध्यक्ष की है, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। जब सदन की अध्यक्षता कर ही रहा है तो चाहे कोई भी व्यक्ति करे, उपाध्यक्ष करे या पीठासीन पैनल का कोई भी व्यक्ति करे, हर सेशन शुरू होने से पहले एक पीठासीन पैनल बनाया जाता है। 4-5 मेंबर लगता है कि उसमें रहते हैं। चूंकि दिन भर कार्यवाही चलती है, लंबे समय तक चल गया, एक ही आदमी के लिए बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा, असुविधाजनक होता होगा, इसलिए पैनल बनाया जाता है। और उपाध्यक्ष की तो छोड़िए,
उस पैनल में जो भी व्यक्ति रहते हैं, गुड मॉर्निंग सुमन, उस पैनल में जो भी व्यक्ति रहते हैं जब उस आसन पर बैठते हैं तो उनकी शक्ति अध्यक्ष वाली ही होती है और उनके निर्णय को भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आसन अध्यक्ष का है। बैठने वाला हर व्यक्ति उस आसन से जुड़े हुए अधिकार का उपयोग करेगा, है ना। तो ये सही है। चौथा स्टेटमेंट यह है कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाएगा और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होगा। जब चुनाव ही होना है, रहमान गुड मॉर्निंग, जब चुनाव ही होना है तो किसी के द्वारा नाम रखने या समर्थन करने का कोई औचित्य नहीं है। निर्वाचन शब्द का प्रयोग पहले ही कर लिया गया है। तो चूंकि उपाध्यक्ष का 93 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 93 में ये प्रावधान है कि लोकसभा सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। जब बात चुनाव की है तो किसी के नाम रखने, नाम का प्रस्ताव रखने और किसी के समर्थन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई परंपरा ही नहीं है। इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। तो दो ही कथन सही है, 1 नंबर और 3 नंबर, इसलिए विकल्प ए सही होगा, है ना। उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होता है जो अध्यक्ष तय करता है। ओम बिरला साहब तय ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए चुनाव नहीं हो रहा है। और दूसरा, जिस समय उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है उसकी शक्ति वही होती है जो अध्यक्ष को प्राप्त है और उसके निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को विजय या निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए मतदान का कम से कम 50% वोट लाना आवश्यक है। सही है जी। अधिकतम वोट लाना होता है, सबसे ज्यादा, अधिकतम न लिखो, सबसे ज्यादा, चाहे प्रतिशत कुछ भी हो, जो सबसे ज्यादा वोट चाहिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है, सबसे अधिक वोट 20% होगा तो चलेगा, सबसे अधिक हो जाना चाहिए, निर्वाचित वही होगा। ये 50% का जो शर्त है केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर ही लागू होता है, अन्य पे लागू नहीं होता है। चुनाव में ऐसे सदन में ज़्यादातर साधारण बहुमत से या 50% से अधिक से ही प्रस्तावों को पारित किया जाता है। तो ये जो है गलत हो जाता है। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत पाने वाले दल को जाता है, उपाध्यक्ष का पद विपक्षी। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया, ये एक परंपरा रही है कि अध्यक्ष का पद सत्ताधारी दल को, चूंकि उनका बहुमत होता है, और उपाध्यक्ष का पद विपक्षी दल को मिलता है। चूंकि जो 93 की व्यवस्था है उसके अनुसार इनका चुनाव होगा और लोकसभा में बहुमत सत्ताधारी दल का ही होता है। उन्हें बहुमत है लोकसभा में, इसीलिए वो सत्ता में है भी। अगर चुनाव कराया जाए तो दोनों ही पद मिल जाएगा सत्ताधारी दल को। तो एक परंपरा बन गई कि सत्ताधारी दल के पास अध्यक्ष का पद रहेगा और विरोधी दल को उपाध्यक्ष का पद दिया जाएगा। यह केवल परंपरा है, इसका प्रावधान न तो संविधान में है न संसदीय नियमावली में है। परंपरा के तहत चला। मोदी साहब उस परंपरा को नहीं मान रहे हैं, वो अपने दल वाले को नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं,
सहयोगी दल वाले को भी नहीं कर पा रहे हैं तो होने ही नहीं देते हैं चुनाव। तो पिछले में भी नहीं रहा, इसमें भी अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोनों कथन गलत है, इसलिए ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। ठीक है। तीसरा, राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है, किसके द्वारा निर्धारित होगा? कौन निर्धारित करता है? बीपीएससी में सदस्यों की संख्या है ना, अध्यक्ष सहित 6 होते हैं ना, या अध्यक्ष को छोड़कर 6 हैं। ये सदस्य संख्या कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? रामान, सही है, वही उत्तर है। देखो, यूपीएससी और संयुक्त आयोग जो राज्यों का होता है, इसमें तय करेगा राष्ट्रपति सदस्य की संख्या, और राज्य आयोग में राज्यपाल करेगा। राज्यपाल तय करते हैं, नियुक्त भी राज्यपाल करते हैं, सेवा शर्त का निर्धारण भी राज्यपाल करते हैं। तीनों इन्हीं के जिम्मे है। हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होता है, हटाएंगे राष्ट्रपति, वो भी सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर कि इन पर भ्रष्टाचार का मामला साबित हुआ है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय के साबित कदाचार की अनुशंसा के आधार पर ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। हाँ, जिस समय जांच प्रक्रिया चल रही होती है उस समय राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष को निलंबित कर सकते हैं, हटाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और बिना जांच के भी हटाया जा सकता है किसी भी लोक सेवा आयोग को। उसकी भी शर्तें हैं, जैसे मान लो सदस्य या अध्यक्ष बनने के बाद मानसिक या शारीरिक शिथिलता के कारण कार्य करने में अक्षम है तो बिना जांच के भी हटाया जा सकता है। कोई लाभ का पद प्राप्त कर लिया है, हटाया जा सकता है, इसके लिए जांच की कोई जरूरत नहीं है। अगला, लोकसभा भंग हो जाने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा किस स्थिति में कोई विधेयक समाप्त नहीं होगा? कौन होगा इसका? अंकित बी लिखे थे 3 नंबर का, नहीं बी नहीं होगा, सी ही होगा। बी में कौन सा विकल्प था? नहीं, यही उत्तर है, नहीं टिक लगा पाए थे। राज्यपाल को ही अधिकार है, यूपीएससी और संयुक्त आयोग के लिए राष्ट्रपति के पास ही अधिकार होता है ना। कि देखो, 3 स्थिति होती है जब विधेयक समाप्त हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, व्यपगत हो जाएगा। व्यपगत शब्द का ही प्रयोग है। 3 स्थिति होती है। एक, लोकसभा में पेश हुआ हो, और लोकसभा में लंबित है। इस बार लगता है यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था या कभी पूछा है। एक स्थिति ये होती है जब विधेयक समाप्त होगा, व्यपगत होगा, लैप्स होगा। दूसरा, लोकसभा से पारित, लोकसभा में ही पेश किया गया, पारित होकर, और राज्यसभा में लंबित, तब व्यापकत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और तीसरा स्थिति, जब राज्यसभा में पेश या राज्यसभा से पारित और लोकसभा में लंबित, तब भी समाप्त होगा। इसी 3 स्थिति में विधेयक के व्यापगत होने का प्रावधान है। इसके बाद शेष अन्य कोई भी स्थिति हो, जैसे राज्यसभा में पेश किया गया है, राज्यसभा में ही लंबित है, नहीं समाप्त होगा।
दोनों सदन से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास लंबित है, नहीं समाप्त होगा। दोनों सदन से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया हो और राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया हो, नहीं व्यापक होगा, है ना। यदि किसी विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा में मतभेद हो जाता है और राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी कर देता है तो संयुक्त अधिवेशन होगा और एक भंग लोकसभा ही विधेयक पर विचार करेगी। शर्त यही है कि नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए कि संयुक्त अधिवेशन होगा, तब भंग विधानसभा ही उस पर, लोकसभा ही उस पर विचार कर लेगी। तो लोकसभा में पेश हुआ, लोकसभा में लंबित है ना, ये समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा में पेश हुआ, राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में लंबित है, समाप्त हो जाएगा, है ना। इस दोनों ही स्थिति में समाप्त होगा, यानी व्यापक हो जाएगा। ये भी व्यापक होगा। लोकसभा में पेश हुआ हो और लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में हो, लंबित हो, ये भी व्यापक होगा। लेकिन दोनों सदन से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास लंबित हो, ये व्यापक नहीं होगा, लैप्स नहीं करेगा, विधेयक बचा हुआ रहेगा, है ना। तो यही उत्तर होगा, ये समाप्त नहीं होता है, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन, सीएजी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। सीएजी भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के संचित निधि, आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा निधि से होने वाले समस्त व्यय की जांच करता है, यही काम है इनका। ऑडिटर का काम ही होता है लेखाओं की जांच करना, और लेखा क्या होता है, जो व्यय किया गया उसका ब्यौरा दिया जाता है। हेराफेरी अकाउंट में ही किया जाता है। नहीं, आप लोग भी घर से जब मिलता होगा पैसा, जाओ सब्जी खरीद के लाओ, तो भारत यही सोचते जाते हैं कैसे अकाउंट बनाए कि 20 रुपया बचाए, पॉकेट खर्च चाहिए ना। तो अकाउंट में ही हेराफेरी की जाती है, उसी की जांच सीएजी करता है। तो ये तो काम है ही इनका, इसी काम के लिए बने ही हैं, अकाउंट की जांच करना। और भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के अकाउंट की जांच यानी उसकी ऑडिटिंग सीएजी के द्वारा ही की जाती है। हालांकि राज्य सरकारों के का अकाउंटिंग भी सीएजी ही करता है। नहीं, भारत सरकार प्लस राज्य सरकार का ऑडिटिंग और राज्य सरकार का अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों ही इनके जिम्मे है। केंद्र सरकार का अकाउंटिंग जिम्मे नहीं है, ऑडिटिंग जिम्मे होता है। इसकी रिपोर्ट पर संसद की लोक लेखा समिति विचार करती है, संसद को रिपोर्ट देती है। पीएससी के द्वारा ही विचार किया जाता है। नजरअंदाज करने पर पीएससी अध्यक्ष को के खिलाफ आपराधिक मामला भी शुरू किया जाता है। जगदीश सरवा और ध्रुव भगत को चारा घोटाले में सजा इसलिए ही मिला था कि पीएससी अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने सीएजी रिपोर्ट को सही ढंग से नहीं देखा था, है ना। संघ या राज्य सरकार के व्यय में गड़बड़ी पाए जाने पर व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा, ये अधिकार इनके पास नहीं है। ये केवल रिपोर्ट देंगे, पीएससी विचार करेगी। अगर गड़बड़ी है, मुकदमा दायर करना है तो वो सरकार के स्तर पर होता है। इनके पास मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है, है ना। तो यही कथन गलत है, इसलिए उत्तर यही हो जाएगा। संघ या राज्य सरकारों के लेखा प्रारूप का निर्धारण राष्ट्रपति करता है और ऐसा राष्ट्रपति सीएजी की अनुशंसा के आधार पर ही करता है। होता है ना फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में व्यय को लिखना है,
वही लेखा प्रारूप हुआ। अब होता है ना कि मान लो कि आप को पैसा दिया गया, जाओ काम करके आओ, ऐसा घचपच बना के अकाउंट दिए, अब चेक कीजिए, उसे बढ़िया होगा कि चलो छोड़ो हटाओ, जो हुआ सो हुआ, जो चुराया सो चुराया, ऐसा हो सकता है ना। तो जो अकाउंट का फॉर्मेट है संघ का या राज्य का, ये फॉर्मेट राष्ट्रपति तय करते हैं, और ऐसा राष्ट्रपति सीएजी की सलाह पर ही करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है सीएजी की सलाह पर। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये भी सही है, चारों सही है। अब थोड़ा फिर से देख लेते हैं। उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होता है जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है। चूंकि सदन की कार्यवाही के संचालन का अधिकार उसी के पास है, तो चुनाव की तारीख का निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। दूसरा, उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किस दल से चुने जाएंगे। जिस समय उपाध्यक्ष या कोई पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष के आसन पर होता है, अध्यक्ष के सारे शक्तियों से लैस होता है, उसे अध्यक्ष की सारी शक्तियां और अधिकार प्राप्त होता है, और उसके निर्णय को, जैसे अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, वैसे ही जो भी उस आसन पर बैठा हुआ है, उपाध्यक्ष हो या पीठासीन का जो पैनल होता है उसका कोई सदस्य हो, उसके निर्णय को वह न्यायालय में चुनौती नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सही है और ये सही है। पर हाँ, जब निर्वाचन ही है तो प्रस्ताव रखने और समर्थन देने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। जब निर्वाचन है तो ये प्रस्ताव कैसे होगा, है ना। तो 1 और 3 सही है। दूसरा, लोकसभा प्रत्यक्ष चुनाव में कोई मत प्रतिशत न्यूनतम लाने की बाध्यता नहीं होती है, कोई शर्त नहीं है। जिसे सबसे, सारे उम्मीदवारों में जिसे सबसे अधिक मत प्राप्त होगा वही चुनाव जीतेगा, चुनाव में विजयी घोषित होगा। इसलिए 50% का नियम यहाँ चलेगा ही नहीं, कथन गलत है। और ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है कि अध्यक्ष का पद सत्ताधारी दल को और उपाध्यक्ष का पद विपक्षी दल को मिलेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ना। तो दोनों कथन गलत हो जाता है, इसलिए आंसर यही हो जाएगा। किसी राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या वही होती है जो राज्यपाल निर्धारित करता है। जो राज्यपाल को करने का अधिकार है यूपीएससी, और संयुक्त आयोग में यह तय करने का अधिकार राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति को देगा, जांच सीएजी करता है। आते हैं तो बता देते हैं, है ना। अपनी रिपोर्ट को ही प्रतिवेदन कहा जाता है। अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। जांच संसद की लोक लेखा समिति करती है, और लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट संसद को देती है। ठीक है, तो राज्यपाल करेंगे। सदस्य की संख्या राज्यपाल तय करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग में। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। सेवा शर्त का निर्धारण भी राज्यपाल ही करते हैं। ये रिपोर्ट भी राज्यपाल को ही वार्षिक देते हैं। हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। सर्वोच्च न्यायालय के साबित कदाचार की अनुशंसा के आधार पर हटा सकते हैं, है ना। जिस समय जांच प्रक्रिया चल रही होती है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को राज्यपाल उसके पद से निलंबित कर सकते हैं, हटाने का अधिकार नहीं है ना। वैसे बिहार में एक बार एक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उन पर पहले से मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे में अरेस्ट हो गए, 3 महीना जेल में ही रहे। जेल से जब आए तो पुनः अध्यक्ष के रूप में काम करने लगे। उस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष आयोग में बनाया ही नहीं गया,
और वो रह गए, फिर आए लौट के तो अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे। तो ऐसा भी हुआ है। और बिहार के एक अध्यक्ष को पद से बर्खास्त भी किया गया है ना, बर्खास्त हुए थे वो, उनके बाद ही वो आए थे, जो 3 महीना जेल में रहने के बाद भी बीपीएससी के अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे। ठीक है। सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को, रिपोर्ट की जांच पीएससी, लोक लेखा समिति, पीएससी की रिपोर्ट इधर लिखे, संसद को। फिर जिस पर मुकदमा करना है सरकार करेगी, है ना। सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ही चारा घोटाला सामने आया था। सरकार ने ही एक ही दिन में कई मुकदमा कर दिया, फिर भी सीबीआई जांच से नहीं बच पाई। सीबीआई जांच हुआ। 2G पर भी सरकार ने ही मुकदमा दायर किया था विभिन्न लोगों के खिलाफ। तो ये सरकार करेगी, कोई एजेंसी करेगी। सीएजी को करने का अधिकार नहीं है, केवल सलाहकारी भूमिका है। जहां गड़बड़ी होती है उसका उल्लेख कर देते हैं, जांच कीजिए और फिर केस कीजिए। ये सरकार के जिम्मे की बात है। ठीक है। तो आज यही 5 क्वेश्चन था। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में रखवाता है, संविधान इस बात का प्रावधान करता है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट है, किसी भी सदन में रखा जा सकता है, कोई बाध्यता नहीं है कि किस सदन में रखा जाए। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति रखवाता है, संविधान इस बात का प्रावधान करता है। सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। तो फिर जब स्पष्ट किया ही नहीं गया लोकसभा राज्यसभा, तो अपने मन से तो नहीं कुछ कहा जा सकता है, संवैधानिक मामला है। तो किसी भी सदन में रखा सकता है ना। तो आज यही है 5, आगे वाला नहीं देखेंगे। ठीक है। फिर कल 5 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज 125 क्वेश्चन हो गया। देखते हैं आगे, फिर से 5 क्वेश्चन लेकर कल उपस्थित होते हैं 11:30 बजे। आज तक के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद। संतोष।